हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिस्टल मैथ्स। तो आज हम तैयार हैं एक और सैम्पल पेपर के साथ जो डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो ये बेसिक वर्जन चल रहा है। ऑलरेडी 3 सैम्पल पेपर अपलोडेड हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, इसलिए हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को अंक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि इसमें आपको मीन कैलकुलेट करना है और एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखो, हमने ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया जिसमें जो भी चीज़ दे रखी थी, क्लास और फ्रीक्वेंसी, हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब आप जानते हो अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। उसके लिए आपको एक्स आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक्स आई ये जो होता है इसे हम बोलते हैं क्लास मार्क, और अगर इंटरवल में होता है तो इंटरवल की मिड वैल्यू आपको एक्स आई की वैल्यू देगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 और 4 के मिड वैल्यू क्या आएगी, 4। इसलिए इसके लिए इस क्लास इंटरवल के लिए क्लास मार्क यानी एक्स आई की वैल्यू हो गई 4। सेम एज 5, 7 के लिए कितना हो जाएगा 6, 7 और 9 का मिड वैल्यू हो जाएगा 8 एंड 9, 11 का मिड वैल्यू 10। सेम एज 11 और 13 की मिड वैल्यू हो जाएगी 12। अब देखो ये एक्स आई है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आपको फॉर्मूले में एफ आई एक्स आई का समेशन चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे टेबल बनाएंगे हम एफ आई एक्स आई का। एफ आई एक्स आई क्या करोगे, सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 4 जा 20, 6 10 जा 60, 8 10 जा 80, 7 10 जा 70 एंड 12 8 जा 96। अब क्योंकि सम करना है तो हम सम कर लेते हैं। हमें एक तो चाहिए समेशन ऑफ एफ आई और सेकेंड चीज़ चाहिए हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो आप इनको कैलकुलेट करो तो देखो 10 20 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये 40, तो ये हो जाएगा 40। इसी तरीके से इस वाली टेबल का करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 100 बना लेगा, ये 130 यानी 230 हो जाएगा, और 230 और 96 ये आ जाएगा आपके पास 326। जैसे ही आपने कैलकुलेट कर लिया बस आप फॉर्मूले में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 326 डिवाइडेड बाय 40, और जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास ये आ जाएगा 8.15 इज द मीन ऑफ द गिवन डाटा। तो इस तरीके से आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने की जो पेस है नॉर्मल लेके चल रहे हैं, ताकि जो पहली बार इन वीडियोस को देख रहा है या जिसकी प्रैक्टिस अभी इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो अपने अकॉर्डिंग कर ले। अगर किसी की पहले से इन टॉपिक्स की तैयारी है तो इन वीडियोस की वो स्पीड इंक्रीज करके जल्दी से इस पूरे सैम्पल पेपर को देख सकता है। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है। उस फिगर में आपको कहा गया है कि पी क्यू इज़ द कॉमन टेंजेंट्स टू बोथ द सर्कल। तो चलो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। वैसे तो गिवन है लेकिन हम एक और फिगर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो आंसर हम यहाँ पे कर रहे हैं सेकेंड। तो देखो फर्स्ट एक सर्कल है इस तरीके से, एक और सर्कल यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। अब क्या बोला गया कि पी क्यू इज द कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स। तो ये जो पी क्यू टेंजेंट है ये देखो कॉमन है, इसलिए हमने इसको नेम दे दिया पी एंड क्यू। एंड एस आर एंड पी टी आर ऑल्सो टेंजेंट। अब ये जो एस आर है, अब ऑब्वियस है ये एस आर टेंजेंट किसकी होगी, इस वाले छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट होगी, तो हमने लिख दिया इसको एस आर। और ये जो पी टी है ये भी एक टेंजेंट है, और ये टेंजेंट किसकी है, बड़े वाले सर्कल के लिए। आपको इसमें इसकी लेंथ भी दे रखी है, जैसे कि एस आर अगर आप लेंथ देखो तो ये 16 है, तो एस आर को हम लिख देते हैं यहाँ पे 16। इन द सेम वे पी टी आपको गिवन है 28, तो भाई इसको भी हम लिख लेते हैं 28। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आर पी। तो आर पी को हम अभी कुछ देर के लिए एक्स मान लेते हैं ना, ताकि हमें ये पता चले कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। आपको पता है एस आर और आर क्यू एज अ टेंजेंट वर्क कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एस आर एंड आर क्यू क्या हैं, ये दोनों टेंजेंट्स हैं। तो अगर टेंजेंट है तो आप जानते हो इनकी डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एस आर अगर 16 है तो इसका मतलब इम्प्लाइज करेगा ये आर क्यू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 16
सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अगर आरपी आपको निकालना है तो आरपी कैसे निकलेगा? आरपी निकालने के लिए आपको पी क्यू लेंथ में से माइनस करना पड़ेगा क्यू आर। अब पी क्यू भी नहीं पता तो पी क्यू के लिए भी हम कह सकते हैं कि पी टी एंड पी क्यू, ये भी तो क्या है? टेंजेंट्स हैं। तो अगर टेंजेंट्स हैं तो पी टी की डिस्टेंस बराबर होगी पी क्यू की डिस्टेंस से, और ये गिवन है आपको 28 सेंटीमीटर। तो बस जैसे ही ये आ जाता है हमारा काम हो गया। पी क्यू भी पता है अब हमें और क्यू आर भी पता है, तो इनकी वैल्यूज़ रख दीजिए यहाँ पे। तो 28 माइनस 16 ये आपके पास हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने इस एक्स की वैल्यू निकाल ली कि ये आरपी की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। और देखा आपने कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना कंटिन्यू, आई एम श्योर बहुत इजीली आपके ये एग्जाम बोर्ड के एग्जाम्स जाएंगे। सो मूव ऑन टू दी थर्ड वन। थर्ड वन देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे तो हमने पूरी प्लेलिस्ट तैयार करी हुई है, तो जिन बच्चों का अगर ये सेक्शन वीक है तो आप वहाँ से अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। सो मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? के की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन आपको गिवन है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 5k इक्वल्स टू 0। और एक सबसे बड़ी जो हिंट है वो है कि इक्वल रूट्स हैं। तो आपको पता है ना, नेचर ऑफ रूट्स में हमने बताया था कि ये जो डी होता है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के, जहाँ पे बी जो होता है वो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आप बता सकते हो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है -2k। इन द सेम वे ए की वैल्यू जो होती है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है और c इज द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारे पास कितना गिवन है? 5k। बस आप इनकी वैल्यूज़ को आप रख दीजिए। अब देखो क्योंकि गिवन है कि इनके रूट्स इक्वल हैं, तो इक्वल रूट्स में हमारे पास एक चीज़ ऑलरेडी पता होती है कि इसमें जो d की वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी? 0 के। तो बस आप यही वैल्यू को आप यही स्टेटमेंट को आप यूज़ करोगे। तो d है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू -2k, इसको हम होल स्क्वायर लिख देंगे। 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5k किसके इक्वल्स टू में चल रहा है? 0 के। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 5 4 जो 20 k इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से 4 के कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन लेने के बाद k माइनस 5 मिल जाएगा यहाँ पे। अब आपके पास ये 4 डिवाइड में 0 जो हो गया, तो ये k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। कैसे? एक k की वैल्यू या तो 0 हो जाए या फिर k की वैल्यू 5 हो जाए। इस ब्रैकेट को आप 0 रखोगे तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। इस तरीके से आपने दोनों ही वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया थर्ड का। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये सेकंड पार्ट भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही है और हमने काफ़ी वीडियोस में इनको सीखा है कि कैसे हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। किसी भी मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। चाहो तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लो या फिर आप धराचार्य भी लगा सकते हो। हम यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी देखो रूट आ जाए ना तो आप घबराना मत। हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत सिंपलेस्ट वे करें मेथड को यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। बस आप फॉलो करते जाओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो। यहाँ पे इसकी जगह एक ब्रैकेट यहाँ पे रहने दो x माइनस 60। ठीक है, अब देखो रूट वाले में क्या करना, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि इस 2 को और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 120। अब जैसे ही ये रूट वाले हैं ना, देखो रूट वाला नहीं होता कोई दिक्कत नहीं आती, हम डायरेक्टली इसको ब्रेक करते हैं ऐसे 2 नंबर में जिसका माइनस करके हमको ये मिडिल वैल्यू मिल जाए। लेकिन रूट वाले में आप क्या करो, इससे सिंपलेस्ट बनाने के लिए अगर रूट 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो। अगर रूट 2 होता तो हम 2 से डिवाइड कर देते। तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे ये 40 आएगा। अब आप इसको 40 के फैक्टर कर लो तो 2 20, 2 10, 2 5 और 5 1।
अब आप क्या करो, इस √3 को क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया इसको, इसलिए हम अलग अलग लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको माइनस कर दिए हमको 6 मिल जाए। तो देखो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, यानी 10 में से माइनस करेंगे 4 तो 6 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि यहाँ तो 10 आएगा और यहाँ पे 4। तो अब देखो चेक करो, 10 √3 में से 4 √3 जाएंगे तो आपको 6 √3 मिल जाएगा। इसीलिए हमने √3 प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, उसको पहले से ही अलग अलग लिख लिया और उसको डिवाइड भी कर दिया। तो इस तरीके से आप बहुत ईजिली इसके फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, तो अब तो कोई कुछ रह ही नहीं गया, नॉर्मली आपको इसे एक्सपेंड कर देना है। तो आप एक्सपेंड करो, कॉमन ले लो और आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 √3, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे x माइनस 5 √3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या कॉमन लें, तो कॉमन हम इस तरीके से लेते हैं, आपको पता है ये ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए। तो सेम आने के लिए हमें 4 √3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे x बचेगा, x सेम आ गया, माइनस है माइनस आ जाएगा। बट अब इस 60 की जगह क्या आएगा, तो इस 60 को देखो, वैसे तो हमें पता है कि यहाँ पे 5 √3 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम देखो कैसे चेक करेंगे। तो इधर समझो आप इसे 60 था, √3 कॉमन लेना था, तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक कर लो। कैसे कर सकते हैं, 3 × 20, और इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, और इस 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 × 5। तो देखो 4 और √3 आपने कॉमन लिया तो क्या रहेगा आपके पास, √3 और 5, इसलिए हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 √3 लिख दिया है। जैसे ही ब्रैकेट सेम आ जाए आप इसको एक बार कॉमन ले लो, सेकंड ब्रैकेट बन जाएगा 2x प्लस 4 √3 का इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी 5 √3, और जब आप इस ब्रैकेट को 0 रखोगे यानी 2x प्लस 4 √3 को 0 रखोगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2x बराबर माइनस 4 √3, x बराबर माइनस 2 √3। तो एक वैल्यू आपके पास 5 √3 आ गई और सेकंड वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 2 √3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अच्छा, ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये प्लस था और हमने माइनस लिख लिया। तो एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन को माइनस कर देते हैं। अगर प्लस हो तो आप प्लस में कर लेना, उससे कोई इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। मेन चीज़ है आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो हमें क्या दिया गया है, फाइंड इफ़ द नंबर, ये जो 3 नंबर्स हैं वो AP में हैं, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो अगर नंबर AP में होते हैं तो आपको पता है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो देखो पहले आप नंबर लिख लीजिए, 2n + 1, 3n + 4 एंड 6n + 1। तो आप कह सकते हो कि जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक कॉमन डिफरेंस d आता है जो हमेशा सेम होगा। तो इसी स्टेटमेंट का यूज़ हम करेंगे यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि 3n + 4 में से जब आप माइनस करोगे 2n + 1 तो किसके बराबर आ जाएगा, 6n + 1 में से जब आप माइनस करोगे 3n + 4। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो 3n + 4 माइनस 2n माइनस 1 किसके बराबर, 6n + 1 माइनस 3n माइनस 4। अब यहाँ पे तो n बचेगा 4 और ये -3 बचेगा, यहाँ पे रह जाएगा 3n और ये रह जाएगा -3। n की वैल्यूज़ को एक तरफ ले लो तो ये आपके पास मिल जाएगा, जैसे ये इधर जाएगा 3 - 3 = 3n - n मीन्स 0 = 2n। और यहाँ से आप बता दोगे कि ईजिली यहाँ पे n की वैल्यू भाई कितनी आ गई, शायद कुछ तो मिस्टेक हुई है यहाँ पे, एक बार चेक कर लो। हाँ, ये प्लस का 3 आएगा तो ये प्लस, तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। देखो छोटी मोटी गलती हो सकती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कहीं मिस्टेक हो रही है तो आप एक बार रिवर्स चेक कर लो। तो इस तरीके से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। सो मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको देखा होगा तो आप सोचोगे कि अरे ये कैसा क्वेश्चन है, हमने तो सॉल्व ही नहीं करा इस टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत इजी। कैसे, चलो देखते हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे फॉर्म करनी है और यहाँ पे इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो गिवन है इक्वेशन आप इसको लिख दीजिए। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो एक्स की पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं, वो अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको चेंज जब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसमें फर्स्ट स्टेप होता है आप स्क्वायर कर लो दोनों साइड। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब आप इसे स्क्वायर करोगे तो ओनली इस पर से रूट हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 6 प्लस अगेन रूट 6। ये वाला टर्म तो एज इट इज ही रहेगा एंड सो ऑन। अब आपको ये पता है कि ये वाली जो वैल्यू बन रही है ना, ये चीज़ ये तो सेम इसकी तरह बन रही है, तो क्या हम इसकी जगह एक्स रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो आप एक्स रख दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो अब आपको मिल गई ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स की पावर भी 2 आ गई। तो इनको सब को एक साइड ले जाओ आप, और बस जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे आप इसे कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस बीच में ब्लैंक छोड़ो, ऐसे ही करते हैं हम। अब इसके फैक्टर करते हैं, यहाँ पे तो 1 है तो 1 और 6 का मल्टीप्लाई यानी 6 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे है ना, इस साइन से हमें पता चलता है 2 नंबर को माइनस करना है या प्लस, तो माइनस करने पे क्या आ जाए 1 आ जाए। तो ये तो इजी है, 3 में से -2 करोगे 1 आ जाएगा। बस अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लिया तो आपको मिल जाएगा x - 3 और +2 कॉमन लिया तो ये मिल जाएगा x - 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ पे 2 ब्रैकेट बन जाएंगे, एक x + 2 और एक x - 3 इक्वल्स टू 0। तो आप कह सकते हो कि x की वैल्यू या तो -2 होगी या फिर x की वैल्यू 3 होगी। अब देखो इन दोनों को ज़रा आप समझो कि ये जो x है ये तो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब ये कि x की ये जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ये गलत आ रही है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक ही वैल्यू x की है वो ठीक है, जो कि है 3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को ना क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं कि भाई x की अगर 2 वैल्यू आ रही है तो ज़रूरी है कि 2 ही आएंगी या 1 भी आ सकती है। और देखो वैसे भी यहाँ पे एक हिंट थी कि x कैसा एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो वैसे भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में आंसर को फाइनल करते हुए। अब इस सेक्शन का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो इसको भी बहुत इजीली हम सॉल्व कर लेंगे, अब तो आप मास्टर हो चुके हो आई नो। तो आंसर नंबर 6, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब 2 क्यूब्स थे, एक ये रहा क्यूब और एक ये रहा क्यूब। इसका भी वॉल्यूम आपके पास 27 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी वॉल्यूम आपके पास 27 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपने क्या करा, इसको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, फिर से वही चीज़। अब यही चीज़ आपने यहाँ पे ज्वाइन कर दी, एक क्यूब ऐसे और इसी के साथ आपने ज्वाइन कर दिया एक और क्यूब, तो ये दोनों क्यूब ज्वाइन हो गए। अब ज्वाइन हो गए तो देखो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। अब आपको इसका निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इस जो ये कंप्लीट क्यूबॉइड बनाना, अब ये वाला इस तरीके से इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो हमें इसका निकालना है सरफेस एरिया। जब तक लेटरल एरिया ना बोले तब तक आप लेटरल एरिया कैलकुलेट भी नहीं करोगे, आप उसको टोटल सरफेस एरिया ही मान के चलोगे। तो क्यूबॉइड का ज़रा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ, वो होता है ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL। लेकिन इसके लिए लेंथ ब्रेथ हाइट ये तीनों पता होनी चाहिए। तो देखो वो हम यहाँ से पता लगाएंगे। दोनों क्यूब सेम है, वॉल्यूम 27 है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का,
साइड क्यूब इज इक्वल्स टू 27। इसका मतलब यहाँ से साइड क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 27, और ये किसका क्यूब रूट होता है 27, 3 का। इसका मतलब इस क्यूब की साइड कितनी है 3। तो अब देखो यहाँ पे आ जाओ, अगर ये लेंथ 3 है और ये भी लेंथ 3 है तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 6। तो हमारे पास एक चीज़ निकल के आ गई कि लेंथ क्या होगी क्यूबॉइड की 6 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट तो यही है, हाइट तो यानी सेम ही रहेगी, तो यहाँ पे हाइट कितनी हो गई 3। तो हमने यहाँ पे हमको हाइट भी मिल गई कितना 3 सेंटीमीटर। सेम एज ब्रेथ, ये वाली ब्रेथ भी एज इट इज़ रहेगी, तो ये भी 3 है। तो यहाँ पे हमको ब्रेथ की वैल्यू कितनी मिल गई 3 सेंटीमीटर। बस अब तो आपको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यहीं चलो कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एल बी, यानी 6 इंटू 3 18 प्लस बी एच, बी और एच 3 3 जा 9 प्लस एच और एल, यानी 6 3 जा अगेन 18। तो ये है ट्वाइस ऑफ 18 प्लस 18 प्लस 9, ये आपके पास हो जाएगा 45, और 2 इंटू 45 विल बी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा कितना इजी हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना तो और आपके हैबिट में आ जाएगा इनको इजीली टैकल करना। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक और ऑप्शन में दे रखा है इसका 6 का भी, तो चलो इसे भी कर लेते हैं हम। आंसर नंबर 6 ऑफ पार्ट है ये सेकंड। अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ मेटल, ये इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं, तो हम एक क्यूबॉइडल ब्लॉक बना लेते हैं। डायमेंशंस अगर आपके पास इस तरीके से गिवन है तो हम उसको ऑर्डर में ही लेते हैं, जैसे एल बी और एच, यानी इसका लेंथ है 49, इसका ब्रेथ है 44 और इसकी हाइट है 18। ठीक है, अब देखो इसे हमने क्या करा, इसको मेल्ट करा है और एक सॉलिड स्फीयर बना लिया है। तो देखो जब आप किसी भी चीज़ को ना मेल्ट करते हो तो आपको हमने ये काफ़ी बार बताया है कि दोनों का वॉल्यूम कैसा रहता है, सेम रहता है। तो अगर ये सर्कल है तो ये बनने वाला सर्कल और ये जो ऊपर क्यूबॉइड है इनका वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहने वाला है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर की रेडियस कितनी होगी, तो हम मान लेते हैं कि इस स्फीयर की रेडियस आर है, तो जब वॉल्यूम सेम होगा तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, अभी हमने निकाला था, नहीं अभी तो हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला था। वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस जो वैल्यूज़ तीनों में आपको चाहिए वो है आपके पास। तो एल है आपके पास 49, बी है 44 एंड एच है 18, इक्वल्स टू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर क्यूब। अब इसे कैलकुलेट कर लो आप, तो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। देखो आर क्यूब हम पहले यहाँ पे लिख लें, आर क्यूब किसके बराबर आ गया 49 इंटू 44 इंटू 18 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, यानी 4 इंटू 22। तो देखो इससे ये कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल 9 टाइम्स, यानी आर क्यूब कितना रहेगा हमारे पास 49 इंटू, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इंटू 7। ऐसा हमने क्यों लिखा, देखो क्यूब है ना तो क्यूब रूट आएगा। क्यूब रूट को सॉल्व करने के लिए हमने इसको इजी पहले से ही बना लिया। 49 को भी आप लिख लो 7 इंटू 7, एक 7 यहाँ पे है और 3 तो हमारे पास थे ही, तो यानी ये क्यूब रूट में से बाहर आ जाएंगे। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इंटू 3 यानी 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस स्फीयर की रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट्स और जिस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में डिस्कस कर सकते हो। सो फाइनली वी हैव सॉल्व सेक्शन ए। अब हम मूव ऑन करेंगे सेक्शन नंबर बी। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन बी। सेक्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 7। आपको नॉर्मली एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और आपको उसका मोड कैलकुलेट करना है।
ठीक है, चलो अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब आपको मोड कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले को यहाँ लिखते हैं। फॉर्मूला होता है मोड का L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2n इंटू H, जिसमें आपको सबकी वैल्यूज़ पता है कि यहाँ पे H क्या होता है, लोअर लिमिट, H होती है हमारे पास हाइट या फिर क्लास साइज, है ना, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। F1 F0 कैसे निकालते हैं, देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है इन इंटरवल में, 83 की, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 83 है। तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल हमें चूज़ कर लेना है। किस तरीके से कि इस इंटरवल का ये जो 3 है ये हमको दे देगा वैल्यू लोअर लिमिट की, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास लोअर लिमिट ही, इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये हमारे लिए एज अ मॉडल क्लास की तरह वर्क कर रही है। अब इस मॉडल क्लास के जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी को हम नेम देते हैं F1, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को नेम दे देते हैं F0, बट F0 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब F0 की वैल्यू 0 है। और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम नेम दे देते हैं F2, इसका मतलब F1 की वैल्यू 83, F2 की वैल्यू 27 और F0 है ही नहीं तो उसकी वैल्यू 0। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे निकाल के सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मोड विल बी L है हमारे पास 3। देखो प्रॉफिट इन ₹10 का मतलब ये है कि जो 3, 4, 4, 5, इसका मतलब ये 30 to 40 है एक तरीके से, है ना। तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। हमें वैल्यूज़ इस तरीके से रखी है तो हमें यही मान के चल रहे हैं। तो लोअर लिमिट इसकी कितनी हो गई, ये हो गई आपके पास 3 प्लस F1 आपके पास वैल्यू है 83 माइनस F0 तो है ही नहीं, और ट्वाइस ऑफ F कितना हो जाएगा, यानी 2 इंटू 83। तो हम इसे लिख लेते हैं माइनस F0 0 और F2 है हमारे पास 27 इंटू H इज़ दी क्लास साइज। अब क्लास साइज यहाँ पे कितनी हो जाएगी आप बताओ। तो 3 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, हाइट 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 83 अपॉन 2 इंटू 83 में से माइनस करोगे 27, तो ये हो जाएगा 166 में से माइनस 27, विच विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 83 अपॉन 139। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 3 प्लस 0.59, और जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा प्लस करोगे तो 3.59 इज़ दी मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो इस तरीके से हम इसके मोड को भी कैलकुलेट बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो देखा आपने, क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उन्हीं जो आपके बुक में हैं वहीं से बन रहे हैं। बस आप अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लो तो आपके सारे मार्क्स इवन मैथ्स में तो सिक्योर हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो ये हाइट एंड डिस्टेंस से है, क्योंकि इनमें हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो चलो जैसे जैसे बोलता जाएगा क्वेश्चन हम वैसे वैसे इसको ड्रॉ भी करते जाएंगे। तो हेयर वी विल डिस्कस आंसर नंबर 8। द एंगल ऑफ डिप्रेशन of a car standing on the ground from the top of 75 मीटर हाई टावर। इसका मतलब भाई एक टावर रहा होगा यहाँ पे, इस टावर को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता चले कि भाई ये टावर है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। अब देखो इस टावर के टॉप पर से कोई खड़ा होके एक कार को देख रहा है, और सपोज करो यहाँ पे हमारी एक छोटी सी कार है, ठीक है। तो लेट्स सी, जब ये देखोगे तो आप इस तरीके से देखोगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइन ऑफ साइट से होता है, तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन है 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो आप पता कर सकते हो कि ये भी कितना होगा भाई 30 डिग्री, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल होते हैं ना, तो इसलिए इक्वल होंगे। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस, यानी बेस से, इस टावर की बेस से ये कार कितने डिस्टेंस पर खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है। जैसे ही एक राइट एंगल आपको दिखा कि भाई यहाँ पे राइट एंगल कौन सा बन रहा है, नेमिंग अगर कर दें तो ये A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमको राइट एंगल दिख रहा है इन ट्राइंगल ABC। आपको रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर में और ये बेस में। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन तो tan थीटा होता है, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा कितना होता है P/B, है ना। तो यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री।
परपेंडिकुलर कितना है, ये हाइट यानी 75 अपॉन बेस तो निकालना है, तो हम BC लिख सकते हैं। तो यहाँ से √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन BC। यहाँ से जब आप BC कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 75√3। और ये मीटर में था इसलिए हमने इसको भी मीटर कह दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे √3 की वैल्यूज लिख सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, आप यहीं पे इसको लीव कर सकते हो। तो इस तरीके से ये भी बहुत ईजिली हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास इस कंस्ट्रक्शन से है, जिसमें बोला है कि ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ राउंड बॉटल कैप। आपको अपनी बॉटल का कैप लेना है, चलो हम मान लेते हैं ये हम कैप ले रहे हैं, और फिर इस सर्कल को ड्रॉ करके आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है एक ऐसे पॉइंट से जो इस सर्कल के बाहर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं आंसर नंबर 9। देखो कंस्ट्रक्शन के हम स्टेप्स नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टेप्स आप जानते हो, हमने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं काफ़ी डिटेल में, आप वहाँ से जाके इनको देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो सबसे पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं। तो लेट्स ड्रॉ द सर्कल। ठीक है, तो देखो ये प्यारा सा हमारा सर्कल रेडी है और इसके सेंटर को हमने नेम दे दिया O। अब यहाँ पे हमें बाहर कोई भी एक पॉइंट लेना है, तो आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, तो हमने इसको नेम दे दिया P। अब इस पॉइंट से आपको इस सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के स्टेप्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करोगे, पॉइंट जैसे ही आप ले लोगे आप इसको ज्वाइन कर दोगे। तो हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट को। जैसे ही आपके पास ये OP एक लाइन आ गई, अब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप इस OP लेंथ की हाफ से ज़्यादा अपने कंपास में आर्क ले लीजिए, उससे एक ऊपर आर्क ड्रॉ करिए इस तरीके से, सॉरी एक नीचे और एक ऊपर। O पॉइंट से कर दिया, सेम आप अब P पॉइंट से करोगे। तो हमने यहाँ पे P पॉइंट पर रखकर एक यहाँ पर आर्क लगा दिया और सेम एज हम आर्क एक नीचे लगा देंगे। ठीक है, जैसे ही आपको ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइन है इस OP को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो हमने इसको नेम दे दिया M। अब आपको बस लास्ट स्टेप करना है और आपको टेंजेंट मिल जाएगी। आप इस OM को एज अ रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है, और वो सर्कल आप ड्रॉ करोगे एज अ M को सेंटर मानते हुए। तो बस आप ड्रॉ कर दीजिए एक सर्कल। सॉरी, ठीक है, जैसे ही सर्कल ड्रॉ हो गया, आपको पता है ये छोटे वाले सर्कल को जो हमने कैप से बनाया था इसको 2 पॉइंट्स पे इन्होंने कट कर दिया। तो आप इसको नेम दे दो, एक को हमने नेम दे दिया A एंड सेकंड को नेम दे दिया B। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सिर्फ आपको इन्हें P से ज्वाइन करना है। तो दिस इज PA टेंजेंट एंड दिस इज PB टेंजेंट। ठीक है, इसके स्टेप्स हम नहीं लिख रहे हैं, इसके स्टेप्स आप चैनल पर बने प्रीवियस वीडियोज़ में वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है। आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, तो मूव ऑन टू दी नेक्स्ट। इसमें अच्छा 9th का सेकंड पार्ट भी है जिसमें आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है 9.6 सेंटीमीटर की, एंड देन आपको उसको डिवाइड करना है 4:5 में। तो चलो इसको भी जल्दी से हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने कंस्ट्रक्शन वाली प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें लाइन ही ड्रॉ कर लेनी है 9.6 सेंटीमीटर की। तो भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने लाइन एक बना ली 9.6 सेंटीमीटर की, इसको नेम दे दिया हमने A एंड B। अब आप इस AB से कोई भी एक रे ड्रॉ करोगे, A पॉइंट को मान के एक रे ड्रॉ करो जो एक्यूट एंगल बना रही है, और इस रे को नेम दे दो, हमने नेम दे दिया AX। अब देखो किस रेशो में डिवाइड करना है, 4:1 में। इस रेशो का जरा आप सम करो तो मिलेगा 5। इसका मतलब आप 5 आर्क इस रे पर बनाओगे। अब आर्क कैसे बनाना है, तो कोई भी आप एक डिस्टेंस ले लो अपने कंपास में, है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट A से।
फर्स्ट आर्क बना तो उसको देन पॉइंट लेके सेकेंड आर्क बनाएंगे। ऐसे करके हम कितने आर्क लगाएंगे इस रे पर, जितना इनके रेशियो का टोटल आ रहा है, यानी 5। तो 4 बन चुके हैं, 5 हमें बनाने हैं। ये रहे, जैसे ही बन जाए आप इसको नेमिंग कर दीजिए। दिस इज़ A1, दिस इज़ A2, दिस इज़ A3, A4, A5। जैसे ही आपको ये 5th लास्ट पॉइंट मिल जाए, आप इसे B से ना ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद अब देखो पहला रेशियो कितने पर है, पहला रेशियो तो 4 पर है, ये है ना 4:1। इसका मतलब आप 4th आर्क से एक और लाइन ड्रॉ करोगे, लेकिन वो लाइन पैरेलल होगी इस BA5 लाइन से। तो अपने स्केल को आप पैरेलली शिफ्ट करो, A4 आर्क पे ले जाओ और यहाँ से एक तरीके से लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आप इसे नेम दे दीजिए C, और ये आप डिवाइड कर चुके उसको 4:1 में। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन था। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब ये सेक्शन नंबर B का लास्ट पार्ट 10th नंबर का क्वेश्चन रह गया है, इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर नंबर 10, इसमें आपको मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो मीडियन भी आपको पता है, इजीली आप कैसे सॉल्व करते हो, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं इधर, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करो जल्दी से। दिस इज़, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, और एक कॉलम बना लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी का। अब क्योंकि ये मीडियन हमको कैलकुलेट करना है, तो मीडियन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वार्टिल CF की, ठीक है। इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अच्छा, एक चीज़ तो उन्होंने और अच्छी दे रखी है, टोटल दे रखा है, तो थोड़ी सी तो मेहनत बच गई यानी हमारी। 8, 16, 36, 34 और 6, और इसका टोटल है यानी समेशन ऑफ FI, जिसे हम N, कैपिटल N भी बोलते हैं, ये आपको वैल्यू 100 है। अब देखो CF भी निकाल लेते हैं। तो CF आप कैसे लिखते हो, 8, बाद वाली फ्रिक्वेंसीज एड ऑन होती जाती हैं, तो 16 + 8 हो जाएगा 24, 24 + 36 हो जाएगा 60, 60 + 34 हो जाएगा 94, और 94 + 6 हो जाएगा 100। और हमेशा ये जो लास्ट CF होगा ये टोटल फ्रिक्वेंसी के बराबर ही होगा। अब अगर बात करें हम मीडियन के फॉर्मूले की, तो मीडियन का फॉर्मूला भी आपको पता है, ये किसके बराबर होता है, L + N/2 - CF डिवाइडेड बाय F × H। अब यहाँ पे देखो L तो इसका मतलब वही है लोअर लिमिट, है ना, H वही हो गया साइज, क्लास साइज। N/2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वो देखो N आपके पास गिवन है, तो यहाँ से आप N/2 कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 50 आपके पास N आ गया। अब आपको H निकालनी है, तो भाई ये क्लास इंटरवल कितने कितने के डिस्टेंस पर हैं, 10 10 के डिस्टेंस पर हैं। तो हमें आप यहाँ पे एक और चीज़ मालूम पड़ गई कि H की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, N/2 की वैल्यू कितनी है 50। अब क्या रह गया, ये CF और F क्या लेंगे हम। अब देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखो कि ये 50 CF के किन दो CF के बीच में लाई कर रहा है, तो 50 लाई कर रहा है यहाँ कहीं, ठीक है। तो जहाँ जैसे ये बीच में इधर लाई कर रहा है ना, तो इसके बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी ले लो। बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 50 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 60। तो ये 60 वाली रो हमारे लिए मीडियन क्लास कहलाई जाएगी, है ना। तो ये वाली क्लास को हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। कैसे निकाला हमने, एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। 50 जैसे ही आया था, तो 50 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है 60, यही हो जाएगी हमारे लिए मीडियन क्लास। अब यहीं से सारी वैल्यूज़ निकाल लो, देखो 20 हो जाएगी हमारे लिए लोअर लिमिट, है ना, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये हो जाएगी F। अब बस ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो CF होता है ये इस मीडियन क्लास की नहीं होती, इससे पहली वाली क्लास की होती है। तो ये 24 हमारे लिए वर्क करेगी एज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे ही सारी वैल्यूज़ आ गई, बस आपको इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वल्स लोअर लिमिट है 20, N/2 की वैल्यू 50, CF 24, frequency 36 and height will be 10. This will be 20
प्लस ये कितना हो जाएगा 26/36 इंटू 10 भी कर दो तो ये हो जाएगा 260/36। सो नाउ दिस विल बी 20 प्लस जब आप इसको डिवाइड करोगे ये आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7.22 और जब 20 में प्लस करोगे तो ये मिल जाएगा 27.22। इस तरीके से आपके पास इस इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन आ चुका है। तो आई होप सो सेक्शन बी भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे से टैकल कर लिए हैं और अब द फाइनल पार्ट दैट इज सेक्शन नंबर सी को स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसे भी। पहला ही क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस है। आई नो आपका फेवरेट चैप्टर है ये तो, हाइट एंड डिस्टेंस। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे हम ड्रॉ भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहा है 2 ships आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो सबसे पहले मतलब एक लाइट हाउस बना लेते हैं। ठीक है, और इस लाइट हाउस पे 2 शिप अप्रोच कर रहे हैं, मतलब दोनों इधर अपोजिट साइड से इस लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं। तो हमने ये एक ग्राउंड बना लिया। अब शिप हैं तो ये मत कहना कि ये ग्राउंड क्यों बोल दिया हमने, सी लेवल मान सकते हो आप। ओके, तो एक शिप हमने यहाँ पे बनाई और एक शिप हमने यहाँ पर बना दी। ठीक है, दोनों ही अपोजिट में बोला था तो हमने अपोजिट में बना दिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों का कितना कितना दे रखा है 30 और 45। तो डिप्रेशन क्या होता है भाई, लाइन ऑफ साइट से होता है। तो हमने ये बना दी लाइन ऑफ साइट। तो एक एंगल यहाँ क्रिएट होगा, एक एंगल यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है, अब जो बड़ा है वो बड़ा एंगल, जो छोटा है वो छोटा एंगल। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये बड़ा 45 है और ये छोटा 30 है। तो अगर ये 30 है तो आप जानते हो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट हो जाएंगे। बिकॉज ये जो एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट होती है और ये ग्राउंड सी का लेवल बिल्कुल पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये सेम होते हैं। अब आपको एक चीज़ और गिवन है शायद कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको 100 भी गिवन है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है आपको इस लाइट हाउस की हाइट। तो इसको हम मान लेते हैं h। देखो क्वेश्चन को बना लो बस आप एक बार, बनने के बाद तो हाइट एंड डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम रही नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा मेन टारगेट होता है 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स को ढूंढना। तो वो हमको मिल गए हैं। अगर हम इसे नेम दे दें ABCD, तो हमें 2 ट्राइंगल मिले। कौन कौन से? पहला ट्राइंगल तो मिल गया ABC, है ना, एंड दूसरा ट्राइंगल हमें मिल गया ACD। इसमें हम जो साइड्स गिवन है उनके बीच में रिलेशन सेटअप करते हैं। तो रिलेशन सेटअप करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हाइट तो हमें निकालनी है, बेस में हमें कुछ हिंट दे रखी है। अब इस हिंट को कैसे यूज़ करेंगे, सपोज कर लो कि ये x है, मतलब ये वाली शिप, ये जो B है ये x डिस्टेंस पर है। तो ऑब्वियसली ये D वाली शिप कितने डिस्टेंस पर होगी, 100 - x है। भाई x की जो भी वैल्यू है, सपोज करो 20 आ गई, लेट अस सपोज। तो अगर ये B 20 है तो ऑब्वियसली इस D वाली को कितने डिस्टेंस पर होना पड़ेगा 80, तभी तो 80 और 20 मिलके 100 बनाएंगे। इसलिए हमने मान लिया कि ये x है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 100 - x। अब दोनों ही ट्राइंगल में आप रिलेशन लगा दो परपेंडिकुलर और बेस का। तो आप जानते हो tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए tan थीटा कितना हो जाएगा 30, परपेंडिकुलर है यहाँ पे h और बेस है यहाँ पे x। तो यहाँ से 30 की वैल्यू होती है 1/√3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मतलब √3 × h। इसी तरीके से आप इस वाले ट्राइंगल में लगाओ। तो यहाँ पे tan थीटा कितना है 45, परपेंडिकुलर तो अभी भी p है, या फिर आप इसको h लिख सकते हो, h और डिवाइडेड बाय 100 - x। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, तो डायरेक्टली ये क्या आ जाएगा 100 - x = h। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो 100 - h। अब देखो आप कहोगे कि भाई ये भी x है, ये भी x है, तो दोनों इसका मतलब बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर अगर सेकंड मान लें, तो हम कहेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड √3h = 100 - h। तो यहाँ से भाई h को एक तरफ ले जाओ, तो √3h + h = 100 आ जाएगा। ये आप कह सकते हो, अगर h कॉमन ले लिया तो √3 + 1 = 100। √3 की वैल्यू होती है 1.732,
तो h 1.732 प्लस 1 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/2.732। ठीक है, जैसे ही आप इसे सॉल्व कर लो, बस आपको इसे डिवाइड देना है। जब आप इसे डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेट 36.6। अब मीटर में है तो मीटर, अदरवाइज मीटर में है तो इसलिए ये डिस्टेंस भी आपके मीटर में आ गई। तो इसकी हाइट कितनी आ गई है, 36.6 मीटर इसकी हाइट आ चुकी है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं 10th क्लास में, तो आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस भी आप इसको करके देख सकते हो। सो मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वन। एक और ऑप्शन में दे रखा है, तो हम चलो इसे भी जल्दी से कर लेते हैं। कहा गया है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो भाई एक रोड है, एक सेकेंड को सेट कर लेते हैं पहले। तो ये है 11 का सेकंड पार्ट। सपोज कर लिया हमने एक रोड थी, ठीक है, उस पर 2 पोल्स हैं, इक्वल हाइट के हैं। इसको रोड को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, तो एक हाइट ये हो गई एंड सेकंड भी, क्योंकि इक्वल है तो भाई सेम रखनी पड़ेगी। ये दोनों क्या हैं, पोल्स हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है कि विच इज़ 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है ये 80 मीटर वाइड है, तो हमने मान लिया कि भाई वाइड होगी 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम। अच्छा, बिटवीन देम का मतलब कभी ये नहीं होता कि बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में, कहीं भी हो सकता है। तो हम कहीं भी लेते हैं, बीच में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पता अगर बीच में ले लिया तो आप पहले से ही मान के चलोगे कि बीच में ही है। तो यहाँ से ले लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल्स का अलग अलग है, तो ये और श्योरिटी हो गया कि भाई बीच में तो ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एंगल ज़्यादा बन रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये एंगल कम लग रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले में करा था ना, अगर कंप्लीट लेंथ दे रखी होती है तो हम उसको एक को x मान लेते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली गिवन -x हो जाती है। तो हम इसको x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो जो रिमेनिंग लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 80 - x। अब नेमिंग कर देते हैं इनकी A, B, C और D और ये E, क्योंकि हमें इनको सॉल्व करने के लिए 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं। निकालना क्या है, हमें हाइट ऑफ द पोल्स निकालनी है कि AB और ED कितना होगा। AB आ जाएगा, ED अपने आप ही आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये और बताना है कि ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइट नहीं पता तो अभी हम h मान लेते हैं, ये h है तो ED भी कितनी होगी, h, क्योंकि पहले ही गिवन है। हाइट कितनी है, दोनों की बराबर। तो कौन से 2 ट्राइंगल मिले हमें, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ECD। यहाँ पे 10 60 डिग्री कितना बन जाएगा, परपेंडिकुलर है h और हाइट है x। 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो गया x बराबर h/√3। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h/80 - x। 10 6 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा 80 - x बराबर h√3, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 80 - h√3। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये कुछ तो पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, तो हमारे पास डायग्राम डिफरेंट आया है। अब ये इक्वेशन अगर फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट सेकंड को हम इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ये भी x और ये भी x। तो आप कह सकते हो कि h/√3 विल बी इक्वल टू 80 - h√3। मल्टीप्लाई करो ज़रा, तो यहाँ पे मिल जाएगा h बराबर 80√3 माइनस h√3 इंटू √3, 3 बन जाएगा। जब आप इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो 4h बराबर 80√3, यानी h की वैल्यू आ जाएगी 20√3। ठीक है, हेड h क्या है, अभी तो हाइट आई है हमारे पास। जैसे ही हाइट आ जाए अब आप x निकाल सकते हो। x हमारे पास h/√3, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। ईजी ये है तो यहीं से ले लेते हैं। तो x बराबर विल बी h की निकला है √20 और √3/√3। √3 से √3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 20। तो ये हो गया हमारे पास, मतलब ये x डिस्टेंस ये B से 20 की डिस्टेंस पर होगा, तो बाकी रिमेनिंग कितना रह गया, यानी 60।
तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में सारी ही चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। हाइट ऑफ द पोल 20√3, एक्स निकाला 20, इसका मतलब ये पॉइंट इस वाले पोल से जो एंगल बना रहा था 60 वो 20 की डिस्टेंस पर है और यहाँ से 60 की डिस्टेंस पर है। और इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास मेंसुरेशन से। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे भी और कंप्लीट करते हैं सैम्पल पेपर। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट, एक सॉलिड सिलेंडर है तो चलो सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर ही बना लेते हैं, है ना, ड्राइंग पे थोड़ा मत जाना। हाइट कितनी है 20 मीटर, यानी ये है 20 सेंटीमीटर और डायमीटर है 12, तो आप कह सकते हो कि भाई रेडियस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, है ना। अब आपको क्या निकालना है, अ कॉनिकल कैविटी। ओके, एक कॉनिकल कैविटी बनाई है हमने जिसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस तो सेम ही है। तो कॉनिकल कैविटी मतलब एक हमने यहाँ पे कॉनिकल कैविटी बना दी और उसको मतलब आप कह सकते हो डिग आउट कर लिया, है ना, निकाल लिया। इसमें से हमने किसी भी चीज़ से कॉनिकल की शेप में कट करा और इसको पूरे एरिया को यहाँ से निकाल लिया, होलो बना दिया यहाँ से, ये चीज़ होलो है। तो इसकी हाइट आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की ये जो हाइट है ना, ये हाइट आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का कितना रह जाएगा। अब देखो एक बात बताओ आप, टोटल सरफेस एरिया पहले तो हम सिलेंडर का निकाल लेते, लेकिन क्योंकि हमने डिग आउट कर दिया तो इसका बेस तो ये वाला चला ही गया, लेकिन ऐड और क्या हो गया उसके टोटल सरफेस एरिया में इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। आई होप आपको समझ रहे हो। इमेजिन करके देखो कि अगर इसमें से आपने ये चीज़ हटा दी तो एक सरफेस तो अंदर एक कॉनिकल बनेगी और उस कॉनिकल सरफेस का एक तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया हमको मिलेगा किसमें यूज़, टोटल सरफेस एरिया निकालने में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा रिमेनिंग सॉलिड का वो क्या हो जाएगा कि पहले तो आप इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, है ना। तो हमने लिखा कि पहले तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो आप सिलेंडर का, लेकिन उसमें से माइनस कर दो। माइनस क्या करना पड़ेगा, बेस, क्योंकि ये तो हट गया तो माइनस कर दिया हमने एरिया ऑफ बेस। लेकिन एड ऑन भी तो हो गया, क्या चीज़ एड ऑन हो गई, ये कॉनिकल सरफेस। कॉनिकल सरफेस मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कितना हो जाता है 2πRH, ठीक है, प्लस अब देखो ये हो जाएगा दोनों मतलब इन सरफेसेस को ऐड करोगे तो 2πr², एक एरिया माइनस करना है तो ये हो जाएगा -πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl। तो पहले तो इसी को सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2πRH प्लस πr² प्लस πrl। अब यहाँ पे h जो है ये सिलेंडर की हाइट है और ये जो l है ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट किसकी, कोन की, ठीक है। तो हमें कोन की स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट यानी l निकालने का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। कोन की हाइट कितनी है 8, यानी 8² 64। रेडियस कितनी है कोन की 6 यानी 36। इट मीन्स ये √100 आएगा और विच विल बी इक्वल्स टू 10। l आ गया, h तो सब और चीज़ है ही है तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 6 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 प्लस 22/7 × 6 × 6 प्लस 22/7 × 6 इंटू ये आ गया 10। ठीक है, बस आप इसको कैलकुलेट कर लो, यही सबसे बड़ा काम है। तो एलसीएम आई थिंक 7 आ जाएगा इन सब का। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 44 और 12, तो इसका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आपके पास 1320। इसका आ जाएगा एक के पास आपके पास 5280। देखो ये कैलकुलेशन मैंने टाइम बचाने के लिए बस साइड से करके रख ली है, तो आप माइंड मत करिएगा, आप अपनी कॉपी में एक बार खुद से करके देखिएगा तो यही आएगी, है ना, डिवाइडेड बाय 7।
जब आप इसको होल डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको ये डिग आउट करने वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे एरिया माइनस क्यों करा और कर्व सरफेस एरिया क्यों ऐड करा। क्योंकि जब आप डिग आउट करोगे तो भैया एरिया, ये बेस तो उड़ गया ना, लेकिन जब बेस चला गया लेकिन एक सरफेस भी तो क्रिएट हो गया। जो सरफेस हम निकालेंगे कैसे, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, इसलिए हमने इसको एड ऑन कर दिया। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो। अब हमारे पास है एक केस स्टडी, तो इसे भी चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। केस स्टडी में सिंपल सी लग रही है ये तो मेरे को, देखते हैं। इन अ मैथ्स क्लास अ टीचर ड्रॉ 2 सर्कल्स दैट टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो इस तरीके से टीचर ने 2 सर्कल्स बना दिए जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और सेंटर ए है, सेंटर बी है, जिस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया है। रेडियस भी दे रखी है, यानी ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, अच्छा कुछ चीज़ें लिखी नहीं है लेकिन बताई गई हैं कि ये जो पी एस है ये टेंजेंट है और इसकी डिस्टेंस 12 है। टी क्यू है, ये भी एक टेंजेंट है जिसकी डिस्टेंस 3 है। आपको फाइंड करना है पी ए कितना होगा, यानी ये वाली पी ए डिस्टेंस निकालनी है। तो अब देखो पी ए कैसे निकालेंगे, आप खुद से सोचो कि अगर हम इसे ज्वाइन कर दें यहाँ पे, है ना, हमने ऐसे को ज्वाइन कर दिया। अब अगर ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, और ये रेडियस भी है तो रेडियस तो 5 गिवन है ना, तो ऐसे कितना हो गया, एक तरीके से एस ए हो गया 5। अब क्योंकि ये 90 है तो एक तरीके से ये पी ए एस तो क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। बस यही हमको हाँ फाइंड आउट करना भी था, और यही लॉजिक भी हमें यूज़ करना है इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने लिया इन ट्राइंगल पी ए एस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल के जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है। तो हम कह सकते हैं पी ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी एस के स्क्वायर के प्लस एस ए का स्क्वायर के। पी ए का स्क्वायर तो पता नहीं है, पी एस का स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर, एस ए का स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 144 + 25 विच इज़ 169। और 169 को जब आप रूट सॉल्व करोगे तो पी ए की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, पी ए की डिस्टेंस आ जाएगी 13, क्योंकि 169 किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट 13 का। तो आपने पी ए निकाल ली, कितना इजीली निकल गया। अब आपसे पूछा है पी के, पी के मतलब ये पूरी डिस्टेंस बताओ। ये तो और ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट में तो और ही इजी पूछा कि आपको पी के निकालना है। पी के वो मूवी वाला पी के नहीं ये वाला पी के। तो पी के क्या हो जाएगा, पी ए में आप प्लस कर दो ए के, पी ए आपने निकाल लिया 13 प्लस ए के क्या है, रेडियस है एक तरीके से जो कि 5 है सर्कल के लिए। तो 15 + 5 कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इस पूरी केस स्टडी को सॉल्व कर लिया है। आई होप बहुत इजी थी ये तो केस स्टडीज़। ठीक है, बाकी हमने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखी है जहाँ पे हमने ऑफिशियली जो केस स्टडीज़ हैं सीबीएसई की उनको भी डिस्कस करा गया है। तो केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस के लिए वहाँ से उनको वॉच आउट कर सकते हो। सो आई होप सो आपको ये पूरा सैम्पल पेपर बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप करना चाहते हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ क्लोज़ करते हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।